हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी बहुत बेहतरीन एकलव्य सीरीज में। वही सीरीज जिसमें आप लोग अभी तक कुल मिला के इसके पहले 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोगों का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर शुरू होने वाला है। शुरू क्या, ये उस चैप्टर का आपका दूसरा लेक्चर होने वाला है और इस चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन। अगर आप लोगों ने इसके पीछे के वो चारों चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप लोग सीधे जाके देख सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी ये भी सूचना है कि अगर आप इस पूरे सीरीज को लाइन टू लाइन फॉलो करते हैं तो आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है वीडियो देखने के बाद तो आप लोग हमको कमेंट में बताएं, आपके सारे समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। अगर आपको नोट्स की जरूरत है तब भी आप लोग कमेंट में बताएं, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पूरे चैप्टर का नोट्स दे दिया जाएगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ 60 मतलब 60 लेक्चर में इस पूरे सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी सीरीज नॉन स्टॉप 5 नवंबर से शुरू हुई है और फिलहाल आज तक तो नॉन स्टॉप चल ही रही है। इसके आगे भी हम लोग इसको नॉन स्टॉप लेके चलने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात है नहीं। इसके पीछे हम लोगों ने लगभग 4 या 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग इसी वीडियो के लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, उसी जगह पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। देखिए आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं वही चैप्टर जिसको हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में कंटिन्यू किया था। चैप्टर का नाम क्या है भैया? तो चैप्टर का नाम आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसका नाम है एवोल्यूशन। जी हाँ, आपके एनसीईआरटी का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हमने पिछले लेक्चर में लगभग बहुत सारी चीजें देखी थी। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड हमारा चैप्टर है, तो चैप्टर थोड़ा ज्यादा लेंथी है, मतलब लंबा है और ज्यादा लंबा चैप्टर होने के कारण एक एक टर्म जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं उसको आप सीधे सुनते हुए चलिए और जहां आपको जरूरत लगे वहां आप नोट करते चलिए। लगभग हम आपका नोट करवाते हुए ही चल रहे हैं। अगर आपको एनसीईआरटी की किताब को बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन करना है तब भी ये आपका जो लेक्चर है ये बिल्कुल सफिशिएंट है आपके क्विक रिवीजन के पर्पज से भी। तो देखिए भैया, आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2 चीज देखा था। पहला, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज देखी थी लेकिन काम की 2 है। पहला थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस जिसको एरिस्टोटल और वॉन हेलमोंट के द्वारा दिया गया था। दूसरा हमारा थ्योरी था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जिसको लुईस पास्चर ने अपने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से गलत प्रूव किया था। किसको? थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस को थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने गलत प्रूव किया था। आज उस थ्योरी के आगे हम लोगों को एक और नई थ्योरी देखना है जिसका नाम है भैया ओप्रेन-हेल्डेन थ्योरी। क्या नाम है? ओप्रेन-हेल्डेन थ्योरी। ये क्या चीज है सर? बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ये थ्योरी असल में कहती क्या है? तो देखिए, इस थ्योरी का भी कुछ ना कुछ कहना है ही है। ये थ्योरी जैसे आपका अबायोजेनेसिस को गलत प्रूव करके बायोजेनेसिस ने अपने आप को सही प्रूव किया, ये थ्योरी कहती है नहीं, हम किसी को गलत तो नहीं कह सकते। फिलहाल तो अबायोजेनेसिस थ्योरी बिल्कुल गलत थी, सुनने में भी बिल्कुल गलत लग रही थी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। लेकिन आपका जो कहता है ये वाला ओप्रेन-हेल्डेन थ्योरी, ये कहता है कि आइए हम लोग क्या करें। इन्होंने अपने थ्योरी को दोनों थ्योरी के बेस्ड पर दिया था, मतलब इनकी थ्योरी जो है ये बेस्ड है किस पे? बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस एंड थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। देखिए, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आपस में कहती क्या थी? तो हमारी ये जो थ्योरी है भैया, ये सबसे पहला पॉइंट क्या कहती है? पहला पॉइंट कहती है कि अगर हम लोग बात करें थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस की तो असल में ये क्या कहती थी? ये कहती थी कि जो लाइफ हमारी आई है वो नॉन लिविंग थिंग्स से आई है। यही इसका छोटा सा कहना था। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? by the help of inorganic substance
बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लोगों की लाइफ फॉर्म हुई थी। अच्छा, कुछ बात तो इसकी सही भी है। सही कैसे है भाई? मान लीजिए हमें किसी चीज को जिंदा करना है, जैसे एक सेल, सबसे छोटा जिंदा चीज है सेल, कोशिका, जिसे हम लोग अपने आंखों से तो नहीं देखते, पर हमारी पूरी बॉडी, हमारी साइंस कहती है कि मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। लेकिन एक सेल में क्या अकेला सेल ही होता है? आखिर हम इसको सेल बोलते किस बेस पे हैं? हम कहते हैं इस सेल के अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, और इसके अंदर क्या है? और आपका मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका इसमें सेंट्रियोल है, आपका इसी में वैक्यूल है। बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब ये सेल कई चीजों की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। लेकिन ये सेल, आखिर हम पूरे सेल को क्या कह रहे हैं? इन सभी को मिला के एक शब्द में सेल कह रहे हैं। लेकिन अगर इनको अलग अलग बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया अलग कर दें, वैक्यूल अलग कर दें, राइबोसोम लाइसोसोम अलग कर दें, सेंट्रियोल हमारा अलग कर दें, न्यूक्लियस अलग कर दें, इसके अंदर से जेनेटिक मटेरियल निकाल दें। अब इन अलग अलग चीजों का कोई मतलब है, कोई एग्जिस्टेंस है? कुछ नहीं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारी बॉडी बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई है। हम लोग पूरी शरीर को कहते हैं ह्यूमन बॉडी, लेकिन इसी से लंग्स या हार्ट निकाल दें तो हम जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मर जाएंगे। वही कंडीशन कहती है कि पहले तो हमें लिविंग थिंग्स को बनाने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स में किसकी जरूरत पड़ेगी? इसको आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, नॉन लिविंग में हमको सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी? इसका एग्जांपल क्या है? नॉन लिविंग में हमको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, हमारी जो अलग अलग प्रकार की गैसेज हैं, जैसे सल्फर की। क्यों? क्योंकि इन गैसों को हम लोग मिला के क्या बनाएंगे? जैसे कार्बन ऑक्सीजन को हम मिला के बना सकते हैं CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के बना सकते हैं H2O, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिला के बना सकते हैं NO2, सल्फर ऑक्सीजन को मिला के बना सकते हैं SO2, और क्या चीज इसमें हम लोग बना सकते हैं? और मान लीजिए कि इसमें हम लोग सल्फर हाइड्रोजन को मिला के बना सकते हैं H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। बहुत सारी चीजें आपस में मिलके बन सकती हैं। तो हमारी ये थ्योरी कहती है कि पहले तो हम लोग लेंगे इनऑर्गेनिक चीजों को। अच्छा, इनऑर्गेनिक चीजों से हम लोग कुछ बनाएंगे। ये हमारे क्या है? अलग अलग गैस है, तो इनको हम लोग कहेंगे सिंपल सब्सटेंस। क्या कहेंगे? सिंपल सब्सटेंस। अच्छा, इनसे कुछ गैस बनी, इन गैसों को हम लोग कहेंगे भैया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारा बन गया। क्या बन गया? हमारे पास हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इन्हीं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से हमारा तीन चीज बनेगा। पहला हमारा इससे क्या बन सकता है? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रोटीन, दूसरा बनाएंगे फैट, तीसरा हम लोग इसी से बना देंगे न्यूक्लिक एसिड। और जैसे ही हमारा न्यूक्लिक एसिड बना, न्यूक्लिक एसिड का मतलब ही होता है RNA। क्या होता है भैया? RNA क्या चीज है? न्यूक्लिक एसिड। जैसे RNA आया वैसे जीवन की शुरुआत तुरंत हो गई थी। तो हमने क्या किया? पहले हेल्प किया नॉन लिविंग चीज का, नॉन लिविंग से मिला के हमने क्या बना लिया? जो हमारे सेल को जिंदा रखने में मदद करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ गई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारा शुरू हो गया एवोल्यूशन ऑफ बायोजेनेसिस। यही से एनसीईआरटी कहती है जैसे ये बन गया वैसे हम लोगों ने क्या शुरू किया? एवोल्यूशन ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब जिंदा रहने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है? यहां तक था थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, यहां से शुरू हुआ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में हम क्या देखेंगे? इसी से हमारा सब फिर क्या बना? RNA से बन जाएगा DNA, और जैसे ही DNA बनेगा वैसे लाइफ बन जाएगी, वैसे ही जीवन की शुरुआत हो जाएगी। इसमें एक चीज हमें यह भी समझना है कि पूरे पृथ्वी पे जो जीव सबसे पहली बार आए थे उन जीवों को हम लोग कहते हैं प्रोटोबायोन्स। क्या कहते हैं भैया? प्रोटोबायोन्स।
बायोन्स कहते हैं, भूलिएगा नहीं, पेपर में आएगा। व्हाट इज प्रोटोबायोन्ट लिख दीजिएगा। जो जीव पृथ्वी पे पहली बार आए उन्हें हम लोग कहते हैं प्रोटोबायोन्ट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ये लोग आ गए तो इन्होंने पृथ्वी पे कुछ काम किया। इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने यूज किया सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इन्होंने सबसे पहले कुछ सोर्सेज को यूज किया। जैसे एनर्जी बनाने के लिए इन्होंने कुछ सोर्स यूज किया। जैसे क्या क्या सोर्स यूज करेंगे? जैसे इन्होंने यूज की यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रे। इन्होंने क्या यूज किया? इन्होंने सीधे सीधे यूज किया लाइट, और इन्होंने यूज किया टेम्परेचर, और सर ये क्या यूज किए? और इन्होंने हमारे साथ इसी के साथ साथ इन्होंने यूज किया था क्या? यूज ऑफ गैसेज, बहुत सारी गैसों को भी आपस में यूज किया था। अच्छा, इनसे क्या हुआ? इनसे हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन चीज देखा। इन्हीं से हम लोगों ने क्या किया? इन्हीं से हम लोगों ने सीधे सीधे बड़े बड़े जीव, मतलब इन्हीं से हमारे ऑर्गेनिज्म का जन्म हो गया। अब वो ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर रहे हों चाहे मल्टी सेलुलर रहे हो, इन्हीं से हम लोगों का जो अस्तित्व है वो आ गया है, प्रोटोबायोन्ट से ही। अच्छा, इसमें एक चीज हमें ये भी समझना है, इनकी थ्योरी खत्म होती है मिलर एक्सपेरिमेंट में। मिलर एक्सपेरिमेंट क्या है? आपकी स्क्रीन पे एक फोटो हमने लगवाई है, वो पूरा जो पैराग्राफ है वो डिस्कस करता है मिलर एक्सपेरिमेंट को। अच्छा, मिलर का एक्सपेरिमेंट क्या है? आइए हम लोग उसको आपको यहाँ पे एक रफली डायग्राम से समझा देते हैं। बाकी आप लोग समझने के लिए जो हम कहेंगे सिर्फ वही मिलर वाला पूरा बॉक्स आप लोग पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी का, आपको 100% डायग्राम और पूरा उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए भैया, मिलर चाचा ने क्या कहा था? मिलर साहब ने मिलर्स एक्सपेरिमेंट, आप लोग इसका फिगर खोल लीजिएगा जो हमने पेस्ट करवाया था आपके एनसीईआरटी में। इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कि आखिर पृथ्वी पे जीवन शुरू कहां से हुआ होगा। तो हमने बताया था पृथ्वी आई थी आग के गोला से। तो इन्होंने कहा जब पृथ्वी बनी होगी तो पूरा क्या रहा होगा? एक पूरी हमारी पृथ्वी आग की गोला रही होगी। उसी तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो आपके एनसीईआरटी में जो फिगर है उसमें देखिए गोल गोल डब्बा दिया हुआ है, उसके ऊपर दो लगे हुए हैं इलेक्ट्रोड। उन्होंने क्या किया? एक जगह पे क्या किया? 75,000 मतलब 75,000 वोल्ट का करंट दे दिया। अब जब इन्होंने इतना हाई करंट दिया तो इसके अंदर स्पार्क होने लगा, पूरा बिजली इसके अंदर चमकने लगी। अच्छा, बिजली चमकने लगी तो क्या किया? इन्होंने इसके अंदर गैस डाल दिया। 3 गैस इन्होंने डाला था मेनली। पहला गैस इन्होंने आपके एनसीईआरटी में लिखा है CH4, दूसरा गैस लिखा है NH3 और तीसरा गैस आपकी एनसीईआरटी कहती है H2O। क्या चीज है भैया? H2O। और लास्ट में थोड़ा सा इसमें बचा हुआ पार्ट डाल दिए थे हाइड्रोजन अलग से। अच्छा, इन तीनों की गैसेज पे आपके एनसीईआरटी में, आपके बोर्ड में, आपके नीट में क्वेश्चन आता है इनका रेशियो क्या था? तो 2:1:2 में आपकी ये गैसेज थी। CH4 2 रेशियो में था 2 मोल, NH3 1 मोल और H2O 2 मोल था। इसको याद कर लीजिएगा, ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने इस गैस को, भाई इतना ज्यादा गर्मी 75,000 वोल्ट में इस गैस को रख दिए। उसके बाद तुरंत इसके नीचे लगा दिए कंडेंसर। कंडेंसर क्या है? कंडेंसर मतलब होता है इन गैसेज को इन्होंने लगा दिया एक फ्रिज, इसमें ठंडा कर दिए। इतना ज्यादा गर्मी से कोई गैस आए उसके बाद उसको ठंडा कर दो। जब ठंडा करोगे तो तुरंत वो बदल जाएगा पानी में। किसमें बदल जाएगा? नीचे इन्होंने एक जार लगा दिया और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया। इतनी दूर में इनका क्या हुआ? इतनी दूर में इनका जो गैस का था वो लिक्विड में बदल गया। भाई इतना ज्यादा गर्मी था, तुरंत वो ठंडा हो गया। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने एक साइड इधर लगाया थोड़ा सा जार। इन्होंने आपके एनसीईआरटी में देखेंगे तो कुछ ऐसे बना है। ये इन्होंने जार लगा दिया और ले जाके इसको क्या किए? यहाँ पे फिर से वही वाला प्रोसेस शुरू कर दिए। यहाँ पे कंडेंस किया, उसके बाद यहाँ पे इस पानी को, जब इसमें ये पानी इसके अंदर ट्रांसफर हो गया पूरा, ये पूरा वाटर से भर दिया, तो इसको इन्होंने फिर से गर्म किया। इस वाटर को इन्होंने क्या किया? इस वाटर को इन्होंने फिर से गर्म किया, बॉइलिंग वाटर, मतलब इसके नीचे इन्होंने हीट लगा दिया होगा, किए होंगे। अब धीरे धीरे भाप बन के ये गैस के फॉर्म में फिर इसी में आके गिर पड़ा। अच्छा, यही बार बार करते गए।
करीब करीब भैया जहां पे आपका नीचे यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो रहा है, ये वाला जो आपका डब्बा है जहां पे आपका वाटर कंटेन हो रहा है, इस वाटर कंटेन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने करीब करीब लगभग कितने दिन बाद, करीब 18 दिन बाद आपकी एनसीईआरटी कहती है 18 डेज के बाद इनको इसमें कुछ देखने को मिला। अच्छा, क्या चीज देखने को मिला था इनको, इसमें दिखा था भैया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड मतलब होता है कि ऐसा इनको कुछ देखने को मिला जिसमें इन्हें कुछ नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिल गए थे, जिसे आप लोग क्या कह सकते हो, जिसे आप लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह सकते हो। ऑर्गेनिक मतलब जो जिंदा जीवों के द्वारा बनाए जाए, ऐसा इसमें कुछ एसिड इनको देखने को मिला था। अच्छा, अमीनो एसिड मतलब कोई भी एसिड कभी भी अगर बनेगा तो किसी जिंदा जानवर से ही बनेगा, मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म, एक प्रकार से उसमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमको देखने को मिलेंगे जिससे हमारा ऑर्गेनिक एसिड इसमें बन गया था। और इसी को बिल्कुल सही कहा गया कि पहली बार जीवन कहां पे आया था, पहली बार जो हमारा लाइफ आया था वो पानी में ही शुरू हुआ था। और यहाँ भी भैया जो हमारा गैस था वो वाटर में था। तो इनके एक्सपेरिमेंट में मेनली यही बताया गया था कि हम लोग कभी भी बाहर से या नॉन लिविंग चीजों से लाइफ का होना, ओरिजिनेट होना पॉसिबल नहीं है। लाइफ हमेशा अगर ओरिजिनेट होगी तो किससे होगी, किसी भी एक लिविंग सब्सटेंस से। और इसमें क्या हुआ, इसमें वाटर था, ये कुछ हमारे केमिकल थे जिसको हमने कहा था कि गैसेज आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाए थे। और इन्होंने ही लास्ट में क्या किया, बार बार इसका प्रोसेस चलता गया। इसमें लास्ट में जो भी हमारा वाटर बचा था करीब 18 दिन तक स्टोर होने के बाद वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज हो गया। उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमने कहा अमीनो एसिड। अच्छा, जब मिलर ने अमीनो एसिड देखा तो इन्होंने कहा यार पक्का इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा, इसमें उनको देखने को क्या मिला, इसमें कौन कौन सा उनको अमीनो एसिड देखने को मिला, तो इनको इसमें इसके अंदर इनको 3 अमीनो एसिड देखने को मिला था, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले इनको देखने को मिला भैया ग्लाइसिन, दूसरे नंबर पे इनको देखने को मिला एलानिन, और लास्ट में आपका क्या है, तीसरे नंबर पे इनको एस्पार्टिक एसिड देखने को मिला था। क्या चीज, एस्पार्टिक एसिड। तो अगर आप तीनों नाम याद कर पाइए तो याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये नाम पेपर में पूछा जाता है। तो ये हुआ मिलर एक्सपेरिमेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिलहाल इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग नोट करने से ज्यादा अच्छा ये है कि हमारे द्वारा जितना भी बताया गया उसको अगर आप एनसीईआरटी की जिसमें हमने इसका आपका फोटो ऐड करवाया है उसी पैराग्राफ को अगर आप पढ़ लेंगे तब भी आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद में जो हमारा मिलर वाला है, मिलर वाला जो एक्सपेरिमेंट था, इसी के बाद एक बनाया गया एक प्रकार से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। देखिए, तो पेपर में सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि हॉट डाइल्यूट सूप नामक टर्म किसने दिया था, हु गेव टर्म हॉट डाइल्यूट सूप। तो आप लोग सीधा सीधा इसमें भैया क्या बताएंगे, हेल्डन ने इस टर्म को दिया था। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन बनता है कि आपके नीट, एम्स, ए और बाकी बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार। तो इस साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, फिर इसके बाद धीरे धीरे हमारा जो समय था वो आगे बढ़ता गया। हमें देखने को मिल गए कुछ प्रोकैरियोट्स, भाई प्रोटोबायोन्ट्स बने थे। उसी से क्या हुआ, उसी से हो गया भैया ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि सबसे पहले कमजोर सेल बनेगा फिर मजबूत सेल बनेगा। तो इसमें क्या था, इसमें मेनली बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ था, इसमें कुछ टर्म दिए गए थे। ओपरेन हेल्डन के अनुसार उन्होंने कुछ टर्म क्या दिया कि लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेट इन वाटर, पहला चीज। जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई, सबसे पहला पॉइंट जो आपको पेपर में लिखना है कि ओपरेन और हेल्डन की थ्योरी के अनुसार कुछ पॉइंट्स बताइए इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, दूसरा उन्होंने कहा भैया कि एक प्रकार से इसका सोर्स क्या है, एनर्जी का सोर्स। अर्थ पे हमारे एनर्जी का सोर्स क्या था, तो एनर्जी का सोर्स तो वही था सबसे पहले वॉल्केनिक इरप्शन। पिछले लेक्चर में हमने इस पे डिटेल में बात किया था कि जब वॉल्केनो फटा तो इन्होंने क्या कहा, जैसे वॉल्केनो में फटता था वैसे इन्होंने 75,000 वोल्ट का करंट का सप्लाई लिया था, वही चीज है। तीसरा चीज क्या है, तीसरा इन्होंने यूवी एंड एक्सरे का सहायता भी लिया
हाँ, यूवी रेस का लिया था और एक्स रेस का सहायता इन्होंने लिया था। और लास्ट में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक चीज ये कहा भैया, एक चीज इन्होंने ये कहा कि एक इन्होंने किताब लिखी, एक किताब जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या नाम है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक किताब किसने लिखा है, तो आप लोग सीधा सीधा बता दीजिएगा कि ओरिजिन ऑफ नामक किताब ओपरेन के द्वारा लिखी गई है। इस किताब को किसने लिखा है, इस किताब को ओपरेन नामक साइंटिस्ट ने लिखा है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद किए रहिएगा। फिर क्या है, फिर उसके बाद हमारी एनसीईआरटी कहती है कि टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोन्स, मतलब जो पृथ्वी पे पहली बार जीव आए थे, प्रोटोबायोन्स आए थे, वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के। सबसे पहला उनमें टाइप्स कौन सा होता है, सबसे पहला होता है क्वासरवेट। क्या नाम है उसका भैया, उसका नाम है क्वासरवेट। अच्छा, क्वासरवेट क्या चीज होता है, क्वासरवेट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन होता था और पॉलीसैकेराइड की लेयर चढ़ी होती थी। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता था और पॉलीसैकेराइड की लेयर चढ़ी होती थी। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के, मतलब प्रोटोबायन, मतलब जो पहले जीव है उसमें भी पहले क्या बना, तो पहले बना क्वासरवेट। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या बना था, दूसरे नंबर पे बना था माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर क्या चीज थे, माइक्रोस्फीयर का मतलब एनसीईआरटी कहती है भैया कि इसमें एक प्रकार से लिपिड की लेयर भी बन गई थी। मतलब ये तो दोनों थे ही, साथ साथ लिपिड की लेयर भी प्रेजेंट थी। तो ये इसका मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे कहने का मतलब ये है पहली बार जो सेल बना था वो थोड़ा कटा फटा था, पूरी तरीके से सेल नहीं था। तो जो कटा फटा सेल है इसे हम लोग कह रहे हैं क्वासरवेट, और जो दूसरा हमारा माइक्रोस्फीयर है उसमें पूरा जो सेल था वो लगभग दिख रहा था कि उसका पूरा लेयर कंप्लीट था, तो एक लिपिड की पूरी लेयर उस पर चढ़ी हुई थी। ये है हमारा क्या, मेनली ये ऐसे ही कुछ हुआ था ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। अच्छा, उसके बाद क्या है, फिर देखिए बच्चों, फिर क्या हुआ, फिर हमारे जो भैया प्रोटोबायोन्स थे, कौन थे, प्रोटोबायोन्स। प्रोटोबायोन्स पहले थे, इन्हीं से सबसे पहली बार पृथ्वी पे हमारे तब लगभग पेड़ और तो था नहीं। ये बात आज से करीब 3 बिलियन ईयर एगो की हो रही है। आज से करीब 3 अरब साल पहले जब पृथ्वी पे ना पेड़ था ना कुछ था, उस समय सबसे पहले सेलुलर लाइफ मतलब प्रोटोबायोन्स बने। उसके बाद इसी से सबसे पहला चीज बना कीमो हेट्रोट्रॉप्स। क्या बना, कीमो हेट्रोट्रॉप्स। अच्छा, ऑटोट्रॉप्स क्यों नहीं, क्योंकि पेड़ नहीं था, तो ये किसी पे निर्भर रहते थे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया बने जो केमिकल की सहायता से जिंदा रहते थे। इन्हीं से थोड़ा सा सुधार करके धीरे 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 हमारे बन गए कीमो ऑटोट्रॉप्स। इनके बाद क्या बने, इनके बाद कीमो ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, आप लोगों को अगर एक एक चीज डिटेल में पढ़ना हो, ये क्या है ये क्या है, तो इसी चैनल पे हमारा पूरा एवोल्यूशन नामक चैप्टर कंप्लीट करवाया गया है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके टोटल लेक्चर देख सकते हैं। ये सीरीज है, 60 दिन में कंप्लीट करवाना है, इसीलिए मेन पॉइंट पे बात करेंगे। इसकी डिटेल भी उसमें पढ़ाई गई है उस दूसरी सीरीज में। अच्छा, तीसरे नंबर पे इस पे क्या था, तीसरे नंबर पे इसमें आता था हमारा सिंपल। तीसरे नंबर पे क्या आता था भैया, तीसरे नंबर पे हमारा आता था सिंपल फोटो ऑटोट्रॉप्स। सिंपल फोटो ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, फोटो ऑटोट्रॉप्स तभी आएगा जब सनलाइट आएगी और पेड़ अपना करेंगे क्या, फोटोसिंथेसिस। तो मतलब इसके बाद इसमें लगभग पेड़ पृथ्वी पे आया था और लास्ट में जब हमारे पेड़ आए तो वो बना दिए फोटो ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, आप लोग एक चीज ये भी जान लीजिए कि आपको जो पानी ओनी में, नदी ओदी में एक काई जमी हुई दिखती है जिसे हम लोग एल्गी कहते हैं, यही फर्स्ट प्लांट था हमारे अर्थ का, फर्स्ट प्लांट ऑफ अर्थ जिसे हम लोग कहते हैं एल्गी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग कह रहे हैं पहला फोटो ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, इसने क्या काम किया, इसने बहुत अच्छा काम किया। इसने क्या किया, इसने जो हमारा H2O था, H2O था
उसको क्या किया, इसने H2 और O2 में तोड़ दिया था। ये क्या करता था, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पानी में लेता था, अपने जड़ में, इन दोनों को तोड़ देता था। तोड़ने से क्या करता था, पेड़ रिलीज करते हैं ऑक्सीजन ताकि हम लोग सांस ले सकें। तो उसीलिए क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया। जब रिलीज किया तब हमारा जो एनवायरमेंट था, मतलब नेचर था, वो कन्वर्ट हो गया। कैसा, वो बन गया ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट जब बन गया भैया, इन्वायरमेंट बन गया, अब हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन फैल गया। जब ऑक्सीजन पर्याप्त हो गया तो इससे बना ओजोन लेयर, O3 की लेयर। ये लेयर क्या की, ये ओजोन लेयर जो है ये सारे जीवों को बचाई यूवी रे से, जो डायरेक्ट निकलता है कहां से, सन की लाइट से। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पूरे पृथ्वी को एक लेयर घेरी हुई है जिसका नाम है ओजोन लेयर, वो क्या करती है, जैसे आप लोग देखते हैं कि ये सन है, सूरज है, ये पृथ्वी है, इससे सनलाइट आ रहा है, ठीक, लेकिन हम लोगों को एक लेयर नहीं दिखती, जो लेयर हमारे पृथ्वी पे लाइट आती है तो उसको बिल्कुल छान के भेजती है, छन्नी की तरह। इस लेयर का नाम है भैया, इस लेयर का क्या नाम है, इस लेयर का नाम है ओजोन लेयर, O3 लेयर इसे हम लोग कहते हैं। ये बचाती है यूवी रेस से। अगर ये लेयर ना हो तो अगर यही हमारा यूवी रे सूरज से निकलने वाला सीधा हमारी स्किन पे पड़ जाए तो कैंसर जैसी घातक बीमारी एक दिन में हो सकती है, तुरंत। इतना खतरनाक यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे होता है, उससे बचाने का काम करती है ओजोन लेयर। जब ये आ गई तब हमारे पृथ्वी पे क्या हुआ, ओजोन लेयर जब आई तब ओरिजिनल लाइफ स्टार्ट हो गई थी। तो जीवन ऐसे ही नहीं शुरू हुआ सर, जीवन शुरू करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ा, और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत हमारे नेचर ने किया हुआ है। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब ये आ गए तो मतलब हमारे आप गए एक प्रकार से क्या, एक प्रकार से हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल थे वो तो आ गए, जितने प्रोकैरियोट थे। अब बारी थी भैया यूकैरियोटिक सेल को लाने। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल क्या करेंगे, फिर ओरिजिन हुआ यूकैरियोटिक सेल का, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट से क्या मतलब है, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट का मतलब है, ध्यान से इसकी कहानी छोटी सी सुनिए, सुनाया ही जाता है, बाकी इसमें कुछ मेन है नहीं। देखिए इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी, अच्छा ये पेपर में कभी नहीं आता, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट पेपर में कभी नहीं आता। मन करे आप लोग वीडियो देखिए, मन करे यहीं से स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो पे जाइए। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यूकैरियोट आए कहां से, मतलब हम लोग के बॉडी में जो मिलियंस सेल लगे हैं वो पैदा कहां से हुए उसको समझना है। तो ये पार्ट आप लोग देख लीजिए, 2-4 मिनट का है। देखिए एनसीईआरटी कहती है एक बार हमारा कोई एक बैक्टीरिया था, या हम लोग कह सकते हैं एक बार हमारा कोई एक सेल था, एक कोई अमीबा टाइप का सेल रहा होगा, कोई एक सेल था। ये सेल भैया एनाएरोबिक सेल था। क्या था, एनाएरोबिक सेल था, मतलब एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ये एक इस प्रकार का सेल था कि जिसको जीने के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं थी। सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक एरोबिक होता है, एक एनाएरोबिक होता है, ठीक। ये पढ़ाया जाता है इनको रिस्पायरेशन में कि बैक्टीरिया या वायरस जो होते हैं वो एनाएरोबिक होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन वाले हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है जीने के लिए। तो एक हमारा बैक्टीरिया था या सेल था जो एनाएरोबिक था। अच्छा, इसके अंदर था क्या, इसके अंदर कुछ नहीं था, एक इसका सिर्फ न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस लगा हुआ था, इसी पे जी रहा था। एक दिन ये निकला शिकार करने, ये गया भैया शिकार करने, इसको रास्ते में एक बैक्टीरिया दिखा, एक बैक्टीरिया इसको रास्ते में दिखा, लेकिन वो जो बैक्टीरिया था उसको इसने खाया नहीं, इसके अंदर भी इसका खुद का डीएनए क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता था। तो इसने क्या किया, इस बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लिया।
ये क्या चीज है सर? इसने कहा मैं तुमको खाऊंगा नहीं, बस मैं तुमको अपने बॉडी के अंदर रख लूंगा, तुम मेरे बॉडी में क्या करना, एनर्जी बनाना, खाना बनाना। तो ये क्या किया, इसके साथ मिल गया। तो ये जो हमारा सेल था ये अपने अंदर इस बैक्टीरिया को भी रख लिया, तो इसका न्यूक्लियस ये हो गया, और ये वाला बैक्टीरिया इधर आ गया। बाद में धीरे धीरे ये बैक्टीरिया ही फॉर्म कर लिया किसका, यही बैक्टीरिया हमारा बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या चीज बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया। और हमारे एनिमल सेल में भी क्या है, मेनली जिंदा रहने के लिए हमारे एनिमल सेल में यही तो है, मेन दो ही कंपोनेंट, एक डीएनए जिसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को हम लोगों ने बोल दिया एनिमल सेल। अच्छा, फिर समझाती है एनसीईआरटी बिल्कुल बच्चों की तरह। एक दिन एनिमल सेल को भी भूख लगी, ये जा रहा था, इसे रास्ते में मिला भैया क्लोरोप्लास्ट। क्या चीज मिल गया, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्लोरोफिल को पेड़ों के अंदर बनाता है। ये क्या किया, ये आया, अपना काम किया, और इसके अंदर न्यूक्लियस था, इसके अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था। ये इसको खाया नहीं, ये खाने आया था इसको, लेकिन खाया नहीं। इसके साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के इसको अपने बॉडी के अंदर रख लिया, और रख के क्या किया भैया, ये हमारा बन गया प्लांट सेल। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट था ये एक केमिकल बनाता था जिसका नाम था क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पेड़ का मतलब प्लांट सेल का मतलब ये हमारा बन गया प्लांट सेल, और कुछ इस प्रकार से एनिमल सेल का जन्म हुआ था। ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर ये वाला कंप्लीट होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर हम पढ़ा कैसे रहे हैं, तो हम थोड़ा रफली पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज है, सीरीज को कंटिन्यू किया जाता है। ठीक, एक टॉपिक डिस्कस करने का टाइम नहीं है क्योंकि बोर्ड नजदीक है, लेकिन अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो पढ़ाया हर जगह यही जाता है, चाहे आप जहां पढ़ लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आप अगर आखिरी तक जुड़े हैं तो लेक्चर आपको जाहिर सी बात है पसंद आएगा, क्योंकि लेक्चर बनाने में मेहनत लगती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भेज दीजिएगा, इस सीरीज के बारे में सबको बता दीजिएगा। आपसे मिलेंगे एक अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।